उसने लिएंडर को एक छोटी सी लाल टोपी दी जिसे पहनते ही वो गायब हो सकता था, और उसे एक नया नाम दिया, एरियल। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा और रानी की एक ही औलाद थी, उनका इकलौता बेटा। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका बेटा राजकुमार फ्यूरिबोन शक्लो सूरत से बेहद बदसूरत और बेडौल था। उसका जिस्म किसी दैत्य जैसा भारी भरकम, पर कद में वो किसी बौने जैसा छोटा था। लेकिन उसकी जिस्मानी बदसूरती तो कुछ भी नहीं थी उसके मिजाज की कड़वाहट और गुरूर के आगे। वो बेहद जिद्दी था, गुस्सैल था और अपने आसपास के हर इंसान के लिए तकलीफ की वजह था। उसी सल्तनत में एक और शहजादा था, लिएंडर। बादशाह ने उसे फ्यूरिबोन का साथी और उस्ताद मुकर्रर किया था, और लिएंडर हर लिहाज से फ्यूरिबोन का उल्टा था। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमकता, उसकी अक्ल सूरज की तरह तेज, और उसका स्वभाव इतना नर्म था कि कोई भी उससे मोहब्बत किए बिना रह ही नहीं सकता था। रानी अपने बेटे की इन सारी खामियों को नजरअंदाज करती थी। कहते हैं ना, मां की मोहब्बत अंधी होती है। रानी के साथ भी यही था। उसने अपने बेटे का नाम फ्यूरिबोन रखा, जिसका मतलब होता है खौफनाक। वो ये चाहती थी कि लोग डर की वजह से उसकी इज्जत करें। वो ये समझ ही नहीं पाई कि सच्ची इज्जत दिल से निकलती है, खौफ से नहीं। इज्जत कमाई जाती है, डराकर छीनी नहीं जाती। दरबार में मौजूद सभी औरतें लिएंडर की खूबसूरती और उसके पुरसुकून अंदाज पर फिदा थीं। वो सब उसे फेयर इंडिफरेंट के नाम से बुलाती थीं, जिसका मतलब था खूबसूरत मगर बेपरवाह। ऐसा इसलिए क्योंकि लिएंडर उनकी तारीफों पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। उसका तो बस एक ही मकसद था, राजकुमार फ्यूरिबोन की खिदमत करना, जिसके लिए वो पूरी तरह से वफादार था। मगर फ्यूरिबोन लिएंडर से नफरत करता था, और उन सब से भी नफरत करता था जो लिएंडर की तारीफ करते थे। वो अक्सर औरतों के साथ बुरा सलूक करता, उनके राज मालूम करके रानी से उनकी चुगली करता, और बस इसी से उसके काले दिल को थोड़ा सुकून मिलता था। एक दिन एक बहुत दूर देश से कुछ राजदूत शाही दरबार में तशरीफ लाए। उन्होंने जैसे ही खूबसूरत और आलीशान लिएंडर को देखा तो बिना कोई सवाल किए उन्हें यकीन हो गया कि यही इस सल्तनत का शहजादा है। उन्होंने पूरी अकीदत के साथ लिएंडर के सामने सिर झुकाया और उसे सम्मान दिया, और बेचारे बदसूरत फ्यूरिबोन को उन्होंने शायद लिएंडर का कोई बौना और दिल बहलाने वाला मस्खरा समझ लिया, और मजाक मजाक में उसे घोल घोल घुमा दिया, उसकी बदसूरती पर कहकहे लगाते हुए। ये जिल्लत फ्यूरिबोन से बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से से उसका चेहरा आग की तरह लाल हो गया, और उसने अपनी नन्ही सी तलवार म्यान से खींच ली। पूरे दरबार में हंगामा मच गया। खुद बादशाह को बीच में आना पड़ा, और उन राजदूतों से अपने बेटे के इस बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगनी पड़ी। जैसे ही वो राजदूत गए, फ्यूरिबोन का सारा गुस्सा किसी फटे हुए ज्वालामुखी की तरह लिएंडर पर बरस पड़ा। उसने वहशीपन से लिएंडर के बाल नोच लिए और चीखकर उसे अपनी नजरों से दफा हो जाने को कहा। इस बेहद नागवार वाकये के बाद लिएंडर के वालिद ने अपने बेटे की हिफाजत के लिए उसे शहर से बहुत दूर देहात के एक पुरसुकून महल में भेज दिया। दरबार की साजिशों और फ्यूरिबोन की नफरत से दूर लिएंडर अपना वक्त शिकार करने, मछली पकड़ने और तस्वीरें बनाने में गुजारने लगा। उसे वहां सुकून तो मिला, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि किस्मत ने उसके लिए एक नया ही जाल बुन रखा था। एक दोपहर जब लिएंडर जंगल में एक पेड़ के साए में आराम कर रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पैर से लिपट गई है। उसने नीचे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप उसके पैर से लिपटा हुआ था। लेकिन जब लिएंडर ने उसकी आंखों में झांका तो वहां गुस्सा या जहर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी आंखों से रहम की भीख मांग रहा हो। ठीक उसी वक्त वहां माली आ गया और सांप को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लिएंडर ने उसे रोक दिया। उसके नर्म दिल ने उस बेजुबान की तकलीफ को महसूस कर लिया था। उसने बड़ी नरमी से उस सांप को उठाया और महल के एक महफूज कमरे में ले गया। वहां वो हर रोज उसे अपने हाथों से दूध, चोकर और खुशबूदार फूल खिलाने लगा। उसने एक मामूली से जीव में रहम देखा और बिना किसी मतलब के उसकी खिदमत में लग गया। एक तरफ जहां लिएंडर रहमदिली का बीज बो रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाही महल में उसके खिलाफ नफरत और साजिश की आग और ज्यादा भड़क चुकी थी।
दरबार की औरतें लिएंडर के चले जाने से बहुत उदास थीं। वो हर बात में फ्यूरीबोन को ताने देतीं और उसकी तुलना लिएंडर की शराफत से करतीं। ये बातें सुन सुनकर फ्यूरीबोन की नफरत की आग और भी तेज हो गई। उसकी जलन अब एक ऐसा जहर बन चुकी थी जो सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी। उसने अपनी मां यानी रानी के साथ मिलकर लिएंडर को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश तैयार की। शिकार का महज एक बहाना था। फ्यूरीबोन ने अपने कातिलों को जंगल में तैयार रहने का हुक्म दे दिया था, लेकिन जैसे ही वो लिएंडर पर हमला करने वाले थे, तकदीर ने अपना पासा पलट दिया। अचानक न जाने कहां से एक बहुत बड़ा शेर आया और उसने सीधा फ्यूरीबोन पर हमला कर उसे जमीन पर पटक दिया। ये मंजर देखकर लिएंडर एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और उस शेर से भिड़ गया और अपने सबसे बड़े दुश्मन फ्यूरीबोन की जान बचा ली। लेकिन जैसे ही फ्यूरीबोन को होश आया, उसकी आंखों में शुक्रगुजारी नहीं बल्कि और भी ज्यादा जहर था। उसने एहसान मानने के बजाय अपने आदमियों को दोबारा हुक्म दिया कि लिएंडर को कत्ल कर दो। लिएंडर ने एक पेड़ का सहारा लिया और उन सभी कातिलों का बड़ी बहादुरी से सामना किया और एक-एक करके उन सबको मौत के घाट उतार दिया। हारने के बाद भी फ्यूरीबोन की नफरत कम नहीं हुई। उसने जहरीले लहजे में कहा, तुम आज तो बच गए, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। उस दिन लिएंडर का भरोसा और उसका दिल दोनों ही टूटकर चूर-चूर हो गए। उसने भरे दिल से फैसला कर लिया कि वो ये सल्तनत हमेशा के लिए छोड़ देगा और दुनिया में कहीं बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो अपने उस अजीब दोस्त, उस सांप से आखिरी बार मिलना चाहता था। उसे कहा इल्म था कि जिस बेजुबान को उसने बचाया था, अब वही उसकी किस्मत बचाने वाला था, उसे एक नई जिंदगी देने वाला था। जब लिएंडर उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो हैरान रह गया। वहां कोई सांप नहीं था। उसकी जगह हीरों और मोतियों से सजी, सुर्ख रेशमी लिबास पहने एक बेहद हसीन और शाही औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और उसके चेहरे पर दुनिया से परे का एक नूर था। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं लिएंडर, मैं परी जेंटिल हूं। हर 100 साल में मैं 8 दिनों के लिए एक बेबस सांप बन जाती हूं। तुमने उस वक्त मेरी जान बचाई जब मैं सबसे ज्यादा कमजोर थी। तुम्हारी इस बेगरज नेकी के बदले तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। लिएंडर ने सोना चांदी या कोई सल्तनत नहीं मांगी। उसका दिल अब इन दुनियावी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका था। उसने बस इतना कहा, मैं सिर्फ एक ऐसी रूह बनना चाहता हूं जो हवा, पानी और जमीन कहीं भी आ जा सके। परी ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। उसने लिएंडर को एक छोटी सी लाल टोपी दी जिसे पहनते ही वो गायब हो सकता था और उसे एक नया नाम दिया, एरियल। जाने से पहले परी ने उसे तोहफे में 3 जादुई गुलाब भी दिए। एक गुलाब जो उसे बेहिसाब दौलत दे सकता था, दूसरा गुलाब जो उसकी महबूबा के सच्चे इश्क का इम्तिहान ले सकता था, और तीसरा जो उसे हर बीमारी और हर तकलीफ से महफूज रख सकता था। ये उसकी नेकी का वो इनाम था जो उसने अनजाने में ही कमा लिया था। अब लिएंडर एरियल बन चुका था, एक ऐसी ताकत जिसे कोई देख नहीं सकता था पर जो सब कुछ देख सकती थी। उसने तय किया कि दुनिया के सफर पर निकलने से पहले वो फ्यूरीबोन और रानी को उनके किए का फल जरूर चखाएगा। अब इंतकाम का वक्त आ चुका था। गायब होकर एरियल वापस महल पहुंचा। अपने इंतकाम की पहली चोट के लिए उसने छिपकर फ्यूरीबोन का कान एक कील से दरवाजे में ठोक दिया। फ्यूरीबोन दर्द के मारे चीख उठा। उसकी चीख सुनकर रानी दौड़ी दौड़ी आई और उसने बिना कुछ देखे जोर से दरवाजा खोल दिया, जिससे फ्यूरीबोन का कान बुरी तरह से फट गया। ये उसके पहले विश्वासघात की सजा थी। इसके बाद एरियल ने रानी और फ्यूरीबोन के वही छड़ी उठाई जिससे वो बेचारे बेजुबान कुत्तों को पीटा करते थे, और गायब होकर उसी छड़ी से उन दोनों की जम के धुनाई की। वो दर्द से चिल्लाते रहे पर उन्हें मारने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। उनका जुल्म और उनका गुरूर आज उन्हीं पर भारी पड़ रहा था। लेकिन एरियल का इंतकाम अभी बाकी था। उसने रानी के बाग के सारे फल और फूल तहस नहस कर दिए, और जब फ्यूरीबोन अपने 1000 सिपाहियों के साथ उसे पकड़ने के लिए आया
तो एरियल ने अकेले ही उन सब पर संतरों की बारिश कर दी। फ्यूरीबोन का हाथ तोड़ दिया और उसके पैरों में रस्सी बसाकर उसे मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया। अपना बदला पूरा करने के बाद वो अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर एक नए अनजाने सफर पर निकल पड़ा। लिएंडर अब एरियल बन चुका था। उसने जुल्म का बदला तो ले लिया था, पर उसकी असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। उसकी यात्रा उसे एक घने जंगल में ले गई, जहां उसने एक नौजवान को रोते हुए पाया। उसके आंसू एक सच्चे दिल के टूटने की गवाही दे रहे थे। उसकी प्रेमिका को पैसों के लालच में एक दुष्ट और बूढ़े साहूकार के हाथों बेचा जा रहा था। एरियल के दिल में न्याय की आग भड़क उठी। वो हवा के झोंके की तरह उस महल में दाखिल हुआ, जहां शादी की नहीं बल्कि एक जिंदगी की बलि की तैयारी हो रही थी। उसने लड़की के लालची माँ बाप के कानों में ऐसी रहस्यमयी चेतावनी फुसफुसाई कि डर से उनका खून जम गया। और फिर उस बूढ़े दूल्हे को अपने अदृश्य हाथों से ऐसा जकड़ा और हवा में उठाया कि वो चीखता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। उस दिन दो प्रेमियों का मिलन हुआ, जिसका गवाह सिर्फ अदृश्य एरियल था। और इसी तरह उसने एक दूसरे गांव में एक बेगुनाह लड़की को अंधविश्वास की बलि चढ़ने से बचाया। उसके जालिम भाइयों को अपनी जादुई छड़ी से ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर ना भूल सके। और फिर अपने जादुई गुलाब की पंखुड़ियों से सोने की बारिश करके उस लड़की की शादी उसके गरीब प्रेमी से करवाई। दुनिया में न्याय और दंड का संतुलन बनाते हुए एरियल की किस्मत उसे एक ऐसे किनारे पर ले आई जहां से आगे का रास्ता सिर्फ कहानियों में ही मिलता था। सामने था एक रहस्यमयी द्वीप, शांतिपूर्ण खुशियों का द्वीप, एक ऐसी जगह जहां मर्दों का आना मना था। उस द्वीप के घने जंगल में दाखिल होते ही उसे कुछ बेरहम और हिंसक आवाजें सुनाई दी। उसने देखा 4 दैत्यों जैसे लुटेरे, जिनकी आंखों में लालच और वहशीपन नाच रहा था, किसी को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जा रहे थे। उनकी वहशी पकड़ में एक नाजुक फूल की तरह एक लड़की फंसी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में मौत का खौफ तैर रहा था। उसका नाम था एप्रिकॉटन, एक बेबस रूह जो उन दरिंदों के चंगुल में थी। एरियल के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी लाल टोपी सिर पे रखी और वजूद से गायब हो गया। अगले ही पल उन लुटेरों पर कहर टूट पड़ा। एक अनदेखी ताकत ने उन्हें हवा में उछाल दिया, एक एक करके उन्हें पेड़ों के तनों से बांध दिया और उन पर ऐसी मार पड़ी मानो खुद जंगल का गुस्सा उन पर बरस रहा हो। वो चीखते रहे, पर उन्हें मारने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। जब लुटेरे बेहोश हो गए, तब एरियल ने अपनी टोपी उतारी और एप्रिकॉटन के सामने जाहिर हुआ। डरी हुई एप्रिकॉटन ने जब अपने बचाने वाले का सौम्य और तेजस्वी रूप देखा तो वो नतमस्तक हो गई। उसने बताया कि वो शांतिपूर्ण खुशियों के द्वीप की राजकुमारी की दासी है, एक ऐसा द्वीप जहां कोई मर्द कदम नहीं रख सकता और जिसकी हिफाजत सिर्फ हथियारबंद महिला योद्धा करती हैं। एक निषिद्ध द्वीप और उसकी रहस्यमयी राजकुमारी की कहानी सुनकर एरियल के दिल में एक जबरदस्त जिज्ञासा ने जन्म लिया। एप्रिकॉटन को हिफाजत से विदा कर एरियल ने दोबारा अपनी टोपी पहनी और अदृश्य होकर उस द्वीप पर पहुंच गया। वहां का नजारा किसी ख्वाब से भी परे था। सोने और स्फटिक से बना एक आलीशान महल झील के बीचों बीच चमक रहा था और उस महल के झरोखे में उसने उसे देखा। राजकुमारी, उसकी खूबसूरती लफ्जों की सीमा से परे थी। ऐसा नूर मानो खुद चांद जमीन पर उतर आया हो। बस उसी एक पल में राजकुमार एरियल, जो पूरी दुनिया को जीत सकता था, अपना दिल हार गया। और यहीं से एरियल की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। वो प्यार में था, पर उसका प्यार अदृश्य था। वो सामने नहीं आ सकता था, इसलिए उसने अपनी ताकत को अपनी भावनाओं का जरिया बनाया। एक अदृश्य प्रेमी का मायाजाल अब बुना जाने वाला था। राजकुमारी के कमरे में कई खूबसूरत तोते थे। एक दिन एक तोते ने अचानक इंसानी आवाज में बात करना शुरू कर दिया। उस तोते ने राजकुमारी को उस बहादुर अजनबी की कहानी सुनाई जिसने एप्रिकॉटन की जान बचाई थी। राजकुमारी हैरान थी। फिर एक दिन महल के बाहर पेरिस से आई एक खालिस सोने की बग्घी खड़ी थी और उसके साथ थे 2 छोटे बंदर, जो राजकुमारी के सामने ऐसे कमाल के करतब और नाच दिखाने लगे कि सारा दरबार हैरान रह गया। ये सब उस अदृश्य प्रेमी के तोहफे थे। पर सबसे अजीब वाकया हुआ रात के खाने के वक्त। राजकुमारी अपनी प्यारी नीली बिल्ली ब्लूएट को गोद में बिठाकर सोने की थाली में परोसे गए शाही पकवान खिला रही थी। पर जैसे ही वो निवाला बिल्ली के मुंह के पास ले जाती, वो हवा में गायब हो जाता।
देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। शराब का जाम खुद ब खुद झुकता और खाली हो जाता। पूरा दरबार सन्न था। सब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी बिल्ली इतना खाना और इतनी शराब कैसे पी सकती है? वो नहीं जानते थे कि वो खाना खुद अदृश्य राजकुमार खा रहा था। इन रहस्यमयी घटनाओं से राजकुमारी के मन में उस अदृश्य बचाने वाले के लिए एक गहरा आकर्षण पैदा होने लगा था। अपनी भावनाओं को एक शक्ल देने के लिए एरियल ने पूरी रात जागकर एक तस्वीर बनाई। उसमें उसने खुद को राजकुमारी के साथ खड़ा हुआ बनाया। अगली सुबह जब राजकुमारी अपने कमरे में गई तो उसने वो तस्वीर देखी। वो चौंक गई। तस्वीर में वो एक ऐसे तेजस्वी और खूबसूरत इंसान के साथ खड़ी थी जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, पर जिसके वजूद को वो अपने दिल में महसूस करने लगी थी। अब ये कहानी अपने उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां खामोशी बोल उठती है और पत्थर में भी जान धड़क उठती है। ये प्रेम की इंतहा का लम्हा था। अगले दिन राजकुमारी अपने दिल का हाल लेकर उस गुफा में गई जहां एक पुराने देवता की मूर्ति थी। वो अक्सर वहां जाकर अपने उस अदृश्य प्रेमी से मन ही मन बातें करती थी। एरियल ये जानता था, आज उसने एक ऐसा फैसला किया जो सब कुछ बदल सकता था। उसने पत्थर की उस मूर्ति को वहां से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर बेजान होकर खड़ा हो गया। जब राजकुमारी ने आकर प्रार्थना में अपनी आंखें बंद की, तब एरियल ने अपनी वीणा उठाई और एक ऐसा प्रेम गीत गाना शुरू किया जिसमें सदियों का दर्द और एक पल का इश्क समाया हुआ था। एक पत्थर की मूर्ति को गाते हुए सुनकर राजकुमारी के होश उड़ गए। खौफ और हैरत के सदमे को वो सह ना सकी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एरियल ने फौरन अपनी वीणा फेंकी, अपनी टोपी पहनी और अदृश्य होकर अपनी महबूबा की तरफ भागा। उसने उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूमा। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसकी रूह से एक खामोश चीख निकली। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, अदृश्य आंसू जो राजकुमारी के चेहरे पर गिर तो रहे थे, पर जिन्हें ना तो कोई देख सकता था और ना ही कोई पहुंच सकता था। एक राजकुमार अपनी राजकुमारी के लिए रो रहा था, पर उसका दुख भी उसी की तरह अदृश्य था। जब राजकुमारी को होश आया तो उसने खालीपन में देखते हुए एक दर्द भरी पुकार लगाई, हे अदृश्य एरियल, तुम वो रूप क्यों नहीं अपना लेते जिसकी मैं चाहत रखती हूं? उसके ये अल्फाज एरियल के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए। वो जाहिर होना चाहता था, उससे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, पर वो मजबूर था। उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। जहां एक प्रेम कहानी अपनी मंजिल की ओर चुपके चुपके हौले हौले बढ़ रही थी, वहीं समय की पुस्तक में नियति एक और अग्नि परीक्षा का अध्याय लिख रही थी। वही दुष्ट फ्यूरीबोन, जिसकी आंखों में केवल सत्ता की हवस थी और जिसके दिल में घृणा के सिवा कुछ भी नहीं बसता था। उसकी कुटिल नजर अब शांति और खुशियों के उस पवित्र द्वीप पर पड़ चुकी थी जहां एक मासूम प्रेम अभी अपनी पहली सांसें ले रहा था। उसे प्रेम से घृणा थी और शांति से चिढ़। और फिर वही हुआ जिसका भय था। फ्यूरीबोन ने अपनी 4 लाख सैनिकों की विशालकाय लौह कवचों से ढकी सेना के साथ उस शांत द्वीप पर आक्रमण कर दिया। आकाश सैनिकों की युद्ध गर्जना से कांप उठा। समुद्र की नीली लहरों पर मौत का काला साया तैरने लगा। वो द्वीप जो शांतिपूर्ण खुशियों का द्वीप कहलाता था, आज युद्ध की भीषण आग से घिर चुका था। 4 लाख प्रशिक्षित क्रूर सैनिकों की उस विशाल लहर के सामने वे मुट्ठी भर लड़ाकू महिलाएं और उनकी राजकुमारी असहाय खड़ी थीं। राजकुमार एरियल, जिसे दुनिया अब लिएंडर के नाम से जानती थी, उसने निश्चय किया कि वो इस अंधकार का सामना तलवार से नहीं, अपनी बुद्धि से करेगा। उसने एक ऐसी योजना बनाई जो केवल एक युद्ध नहीं बल्कि इतिहास को बदलने वाली थी। एरियल ने अपनी जादुई शक्तियों से अपना रूप बदला। वो एक ऐसी असाधारण सुंदर लड़ाकू महिला बन गया जिसकी सुंदरता किसी देवता को भी मंत्रमुग्ध कर दे और जिसकी आंखों में ऐसा तेज था जो किसी भी अभिमानी सम्राट को सिर झुकाने पर विवश कर दे। इस निडर और तेजस्वी वेश में वो सीधे दुष्ट फ्यूरीबोन के मुख्य शिविर में जा पहुंचा। उसने फ्यूरीबोन के सामने एक सीधा प्रस्ताव रखा, इस विनाशकारी युद्ध को रोक दो और बदले में तुम जितना धन चाहो ले लो। धन का नाम सुनते ही फ्यूरीबोन की लालची आंखें चमक उठीं। उसने हंसते हुए एक ऐसी शर्त रखी जो उसे असंभव लगी। 30 बड़े बड़े कमरे जो छत तक सोने से लबालब भरे हों। उसे पूरा विश्वास था कि ये मांग इस दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता।
लेकिन वो मूर्ख नहीं जानता था कि वह किसी साधारण महिला के नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के सामने खड़ा है। एरियल ने केवल शांति से अपनी कमर में लगा जादुई गुलाब निकाला और उसे हवा में हिलाया, और देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। आकाश से सोने के सिक्कों की वर्षा होने लगी। एक मधुर दिव्य ध्वनि के साथ सोना बरसता रहा, जब तक कि वो 30 कमरे छत तक सोने से लबालब भर नहीं गए। वचन पूरा हो चुका था, पर जिसके मन में ही पाप का वास हो, उसके वचन का क्या मोल और उसके ईमान का क्या भरोसा। सोने का विशाल ढेर देखने के बाद फ्यूरीबोन की नीयत और भी खराब हो गई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस खूबसूरत महिला को बंदी बना लो। उसने सोचा कि वो दौलत और ये सुंदरता दोनों को एक साथ हासिल कर लेगा। फ्यूरीबोन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मुस्कान उसकी जिंदगी की आखिरी मुस्कान बनने वाली थी। न्याय का क्षण आ चुका था। इससे पहले कि कोई सैनिक एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, एरियल ने अपनी लाल टोपी पहन ली और हवा में विलीन हो गया। एक क्षण की गहरी खामोशी और अगले ही पल उस पापी अभिमानी फ्यूरीबोन का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। किसी ने हत्यारे को नहीं देखा, बस सबने अपनी आंखों से न्याय को होते हुए देखा। फ्यूरीबोन की मौत के बाद छाए उस गहरे सन्नाटे के बीच एरियल अपने असली तेजस्वी राजकुमार के रूप में उस हतप्रभ सेना के सामने प्रकट हुआ। सैनिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उसकी आंखों में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक सच्चे राजा का आत्मविश्वास और उदारता झलक रही थी। उसने वो सारा सोना जिसके लिए फ्यूरीबोन ने अपना वचन और अपनी जान गंवाई, उन सभी सैनिकों में बराबर बांट दिया। एरियल के इस प्रताप, उसकी अद्भुत शक्ति और इस अविश्वसनीय उदारता को देखकर पूरी सेना स्तब्ध रह गई। वे सभी उसके सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने उसी क्षण बिना किसी युद्ध के सर्वसम्मति से लिएंडर को अपना नया राजा स्वीकार कर लिया। युद्ध समाप्त हो चुका था, राज्य मिल चुका था, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी महल के अंदर शुरू होने वाली थी। युद्ध की थकान से चूर एरियल महल के एक शांत हिस्से में आकर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब राजकुमारी वहां आई तो उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। वही चेहरा, वही शांत तेज, वही राजकुमार जो हर रात उसके सपनों में आता था, आज साक्षात उसके सामने था। वो बस अपने सपनों को सच होते हुए निहार रही थी कि तभी अचानक शांत महल में बिजलियां कड़क उठीं और राजकुमारी की परी मां क्रोध से गरजती हुई वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसकी आवाज में ज्वाला थी। तुम दोनों ने मेरे बनाए सबसे पवित्र नियमों को तोड़ा है। वो क्रोध से चिल्लाई और अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों प्रेमियों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर करने लगी। लिएंडर और राजकुमारी भय से कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़े। वे गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, अपने सच्चे प्रेम की दुहाई देने लगे। लेकिन उस कठोर परी का दिल जरा भी नहीं पसीजा। उसके लिए नियम संसार की किसी भी भावना से बढ़कर थे। ऐसा लगा मानो उस प्रेम कहानी का अंत निश्चित हो चुका था। और जब मानवीय प्रयास और भावनाएं हार जाती हैं, तब दैवीय शक्ति हस्तक्षेप करती है। उस निराशा के क्षण में एक उम्मीद की किरण प्रकट हुई। तभी उस क्रोध और निराशा से भरे कमरे में एक शांत, सौम्य और दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच स्वयं परी जेंटल अपने पूरे तेज और खुशियों के देवताओं के साथ वहां प्रकट हुईं। उनके आते ही क्रोध की अग्नि जैसे शांत हो गई और उस कठोर वातावरण में प्रेम और करुणा की सुगंध घुल गई। परी जेंटल ने आगे बढ़कर राजकुमारी की मां को गले लगाया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, मेरी बहन, वो समय याद करो जब तुम्हें गहरे संकट में थी और मैंने तुम्हारी मदद की थी। आज मैं तुमसे उस उपकार के बदले कुछ नहीं, बस इन दो प्रेम करने वालों का मिलन मांगती हूं। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि इनका प्रेम इस संसार में अमर रहेगा। अपनी रक्षक और बड़ी बहन परी जेंटल का यह अनुरोध वो मां टाल न सकी। उसका पत्थर दिल आखिरकार पिघल गया। उसने एक मां की तरह मुस्कुराकर एरियल और राजकुमारी को अपना आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, उस शक्तिशाली परी ने अपने जादू से शांतिपूर्ण खुशियों के उस पूरे द्वीप को हवा में उठाकर लिएंडर के राज्य के बीचों बीच स्थापित कर दिया। दोनों राज्य एक हो गए
फ्यूरोबोन के वीर सैनिकों का विवाह उस द्वीप की बहादुर लड़ाकू महिलाओं से करा दिया गया और अंत में एरियल तथा उसकी सुंदर राजकुमारी ने जीवन भर एक दूसरे के साथ वह सच्ची खुशी पाई जिसकी कहानियां आज भी बड़े प्रेम से गाई जाती हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे साथ ही बनिए और पास बनी घंटी को भी स्पर्श करें ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस कहानियों के सफर में अकेले मत रहिए, हमारे स्टोरियन साथी परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपकी अपनी है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक नए सच के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।